हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने आए हैं एक नए जोश नए एमसीक्यू के साथ जो कवर अप करेगा पूरा एग्रीकल्चर टॉपिक। ठीक है, इसमें जितने भी राइस से लेके कॉफ़ी तक यानी बेसिकली टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर से लेके कंप्लीट क्लास यानी 4 चैप्टर्स हमने कवर अप कर लिया है सिंगल वीडियो में। तो इसमें खास क्या होगा, आप का यहाँ पे एमसीक्यू भी तैयार होगा, उसके साथ सारे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन भी हमने कवर अप किए हैं और डिफिनीशन, इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस जो पिछले 10 सालों में भी आए हैं और जो आएंगे। ठीक है, तो आप बिना टेंशन के चुपचाप इसको पढ़ो और कई बार पढ़ें, आप इसको कई बार रिवाइज करें। ये रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है एमसीक्यू आपका। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टी, कॉफी, रबर एंड स्पाइसेस आर डैश क्रॉप्स, यानी ये किस फार्मिंग यानी किस क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लांटेशन, सेकेंड है इंटेंसिव, थर्ड हो गया एक्सटेंसिव और लास्ट हो गया आपका कमर्शियल फार्मिंग। तो ये आपको इंक्लूड किया जाएगा प्लांटेशन के अंदर। किसके अंदर? प्लांटेशन के अंदर। प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको आप एक बार प्लांट कर देते हैं और उसका प्रोडक्ट लगभग 30-40 साल तक निकलता रहता है। उदाहरण इसका टी हो गया और कॉफी। ठीक है, अगर आपको इसका कंप्लीट वीडियो अगर चाहिए होगा तो प्लीज आप, हमने जो कंप्लीट यहाँ टॉपिक पढ़ाया है आप उसको जरूर देखें, जरूर ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कंप्लीट वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द सब्सिस्टेंस फार्मिंग आउटपुट इज डैश एंड इज यूज्ड विद इन द फैमिली। वो लाइक जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसमें जो आउटपुट होता है ना वो क्या होता है और जो आउटपुट है वो पूरा फैमिली में ही यूज कर लिया जाता है। तो आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन बताना है। देखें, आउटपुट इज हाई, लो, मॉडरेट एंड वेरी हाई। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो बहुत पुराना तरीका जो खेती का है उसमें जो आउटपुट होता है ना वो क्या होगा, बिल्कुल ही लो होगा। आउटपुट लो होता है इसीलिए उसको फैमिली में ही पूरी तरह से यूज कर लिया जाता है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फार्मिंग विच इन्वॉल्व्स कल्टिवेशन ऑफ सिंगल एग्रीकल्चरल क्रॉप ओवर लार्ज ट्रैक ऑफ द लैंड, यानी एक ही फसल को आप काफी दूर तक सिर्फ एक ही फसल उसमें उगाया जाता है, उस फार्मिंग को आप क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल हो गया, सब्सिस्टेंस, प्लांटेशन एंड मिक्स। नहीं, प्लांटेशन फार्मिंग। हमने अभी देखा था कि जिसमें हमने टी वगैरह कर लिया था, टी हो गया, कॉफी हो गया। जो टी कॉफी है उसमें पूरा एक पहाड़ होता है जिसपे सिर्फ चाय ही चाय ग्रो किया जाता है और ये काफी दिनों तक रहता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मतलब उसका प्रोडक्ट हम 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक लेते रहते हैं। तो ये इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर? आपका प्लांटेशन के अंदर। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ विच क्रॉप एंड इज नेबर सरप्लस फॉर डैश। दो क्वेश्चन दे रहा है, दो ऑप्शन इसमें आपको फिलअप करना है कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है यानी जो पुराना तरीका है खेती का, इसमें क्या डोमिनेंस? देयर इज डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप। देखो, फूड क्रॉप का यहाँ डोमिनेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैदावार अनाज का ज्यादा नहीं होता है तो लोग पहले अपना परिवार का पेट भरेंगे। तो यहाँ पे कौन सा क्रॉप उगाएंगे? वो फूड क्रॉप। ठीक है, इसलिए फूड हो गया इसमें। एंड इज नेबर सरप्लस फॉर द मार्केट, यानी सेल के लिए ये ज्यादा होता ही नहीं है क्योंकि पैदावार उतनी ज्यादा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज इट्स राइट वन। Okay, so we'll go for the next question. Question number 5, crop grown in commercial farming are called, यानी जो commercial farming है उसमें जो crops आप उगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? fibrous crop, cash crop, plantation crop and beverage। तो commercial है, commercial मतलब पैसा कमाने के लिए अगर आप उगा रहे हो तो ये कौन सा क्रॉप हो जाएगा? आपका कैश क्रॉप। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप विथ एनिमल ऑन द सेम फील्ड। आप ये डायग्राम देखें, यानी यहाँ पे एनिमल्स का भी रेयरिंग किया गया है और इसमें क्रॉप भी ग्रो किए गए हैं। तो ये कौन से क्रॉप के अंदर आएगा आपका? मतलब इस कल्टीवेशन को आप क्या बोलते हैं? इस फार्मिंग को आप क्या बोलते हैं? मिक्स फार्मिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड प्लांटेशन। प्लांटेशन तो हमने बताया आपको, प्लांट्स इसमें लगाते हैं। इंटेंसिव में पॉपुलेशन ज्यादा हो और जमीन कम हो तो उस केस में बहुत मैन्योर और मशीन, ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करके ज़्यादा उस खेती पे, उस जमीन को ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश की जाती है, इंटेंसिव हो गया। एक्सटेंसिव में पॉपुलेशन कम होता है इसलिए ज़्यादा मशीनें और सारी सुविधाओं का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जब दोनों आप क्रॉप्स को भी उसी फील्ड में और एनिमल्स को अगर आप
पाल रहे हो तो आप इसको बोलोगे मिक्स्ड फार्मिंग। कौन सा फार्मिंग हो गया? मिक्स्ड फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नोन एज स्लैश एंड बर्न मेथड, यानी स्लैश एंड बर्न मेथड, इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख लें, ये आएगा एग्जाम में जरूर। यानी स्लैश और बर्न मेथड को आप दूसरा नाम क्या बोलते हो? इसका बहुत सारा नाम है, जैसे झूम कल्टीवेशन एक नाम हो गया, झूम कल्टीवेशन, ठीक है ना, झूम कल्टीवेशन हो गया। फिर इसका सबसिस्टेंस शिफ्टिंग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक अलग नाम हो गया, स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। डिटेल के लिए वीडियो आप प्लीज देख लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द क्रॉप्स आर एसोसिएटेड विथ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी जहां शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है, यानी पहाड़ों पे, ठीक है, जो लोग, तो वहां पे कौन सा फसल वो उगाते हैं सबसे ज्यादा? तो आप देखो इसमें जो यहाँ ऑप्शन जो दे रखा है ना, उसमें है जूट, कॉटन, टी, कॉफी, ये नहीं उगा पाएंगे आप, याम, टोपिका और राइस एंड वीट, तो ये ऑप्शन सही है। यानी याम्स और टोपिका, देखो वहां एग्रीकल्चर मतलब खाद की भी व्यवस्था अच्छी नहीं होती, वहां जो राख बच गया ना उसी को लोग खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का कोई सीड भी नहीं है, दे डिपेंड टोटली ऑन द रेनफॉल। तो ये देखें आप, यहाँ ये आपका डायग्राम हो गया याम का हो गया, और ये आपका किसका हो गया? टेपियोका। ओके, तो इन्हीं की खेती वहां पे काफी की जाती है, समझ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, यानी वो स्टेट्स का नाम पूछ रहा है कि कहां आपको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है। इन ऑप्शंस में से आप बताएं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आसाम। तो इसमें सबसे कॉमन है आसाम के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे इसका किया जाता है खेती। और अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ स्लैश एंड बर्न का एक डायग्राम भी आपको ये फोटो के थ्रू दिखाया है। पहले जंगलों को काट दिया जाता है, जब वो लकड़ियां सूख जाती है ना तो उसमें आग लगा के उसको जला दिया जाता है, फिर जो उसका राख बच गया है इसी को खाद की तरह एज ए मैन्योर यूज करके इसी पे खेती की जाती है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है और सॉइल इरोजन भी और एयर पोल्यूशन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, दैश इज प्रैक्टिस इन मेरी एरियाज एज एन अल्टरनेटिव टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी तो वहां पे देखो आप क्रॉप रोटेशन करते हैं, नहीं। इंटरक्रॉपिंग, हाँ इंटरक्रॉपिंग की जाती है। ड्राई फार्मिंग भी नहीं है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं। तो अल्टरनेटिंग टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी बहुत सारे जो जगह है ना वहां पे आप जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके बजाय ये इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंटरक्रॉपिंग। तो ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ट्री प्लांटेशन इज डन टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी किस पेड़ को लगाया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकने के लिए? मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, टिम्बर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो गया आपका कौन सा हो गया? टिम्बर। ना क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, बोला है कि विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन इरिगेटेड एरिया ऑफ द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड द कोस्टल प्लेन ऑफ साउदर्न इंडिया, यानी किस प्रकार का एग्रीकल्चर किया जाता है कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन जो हमारा सबसे फर्टाइल प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पे और इन कोस्ट पे। तो देखते हैं, प्लांटेशन नहीं, शिफ्टिंग नहीं, एक्सटेंसिव नहीं, यहाँ पे कौन सा किया जाता है? इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जमीन फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटेंसिव एग्रीकल्चर करेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच एग्रीकल्चर मोनोकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ओवर ए लार्ज एरिया, बोला है कि कौन सा एग्रीकल्चर है जिसमें आप एक ही फसल को काफी दूर तक, मोनोकल्चर का मतलब होता है ना एक ही फसल को उगाना, ठीक है। आप यहाँ पे सिंगल क्रॉप को उगाते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ आपको याद आ रहा है ना, प्लांटेशन, टी, कॉफी, उसी से मैच कर रहा है, यानी इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा फिर? आपका प्लांटेशन हो जाएगा। एक्सटेंसिव भी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन इंटेंसिव होगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका कौन सा है? प्लांटेशन। डन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली मैकेनाइज्ड, यानी हाईली मैकेनाइज्ड वर्ड का मतलब है ना एक्सेस यूज ऑफ मशीन, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है? मशीन का इस्तेमाल होता है। आप बताएं वो कौन सा है? एक्सेस यूज ऑफ मशीन में क्या होता है? तो फर्स्ट हो गया इंटेंसिव, सेकेंड हो गया झूम, थर्ड हो गया एक्सटेंसिव और लास्ट हो गया आपका प्लांटेशन। तो देखो इंटेंसिव यानी ज्यादातर जो मशीन है ना वहां आप कहाँ यूज करेंगे? जहां पे पॉपुलेशन कम होता है। क्या होता है? पॉपुलेशन कम होगा और लैंड ज्यादा होगा। तो ये ऐसा केस कहाँ मिलेगा आपको? एक्सटेंसिव में मिलेगा, ठीक है। क्लियर? रसिया वगैरह में इसको
बहुत लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच फार्मिंग इज हाईली लेबर इंटेंसिव, यानी यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये लेबर इंटेंसिव है। देखो ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स के संबंध में पूछेगा तो वो अलग हो जाएगा, यहाँ फार्मिंग के संबंध में पूछा है। जैसे देखिए आप इंटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव हो गया, मिक्स्ड हो गया और प्लांटेशन हो गया, तो ज़्यादातर लेबर्स पे डिपेंडेंट कौन सी फार्मिंग है, तो इसमें प्लांटेशन भी डिपेंडेंट है, टी वगैरह, लेकिन जो सेंस यहाँ फार्मिंग का पूछ रहा है इसमें ये इंटेंसिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिव में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, ज़मीन कम, तो वहाँ ज़्यादातर लेबरों से ही काम कराया जाता है। ठीक है, और फसल की अगर बात करें तो हर फसल जैसे टी हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सारे लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा लेबरों की रिक्वायरमेंट होती है, आप ऐसे फसल को क्या बोलोगे, लेबर इंटेंसिव। तो आई होप मैंने आपको डिफरेंस समझाया, बहुत बारीक माइन्यूट डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड टू द एग्रीकल्चर, यानी यहाँ एग्रीकल्चर को का कितना परसेंटेज जो जीडीपी है ना वो टोटल एग्रीकल्चर पूरे हमारे देश के जीडीपी में कितना प्रतिशत देता है, तो वो हो गया आपका 16.5, 13.4% एंड 17.32। तो ऑप्शन नंबर लास्ट ये 17.32% एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के पूरे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, आप इसको याद रखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एसोसिएटेड विद साउथ वेस्ट मानसून। अच्छा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में ही पूछता है कि साउथ वेस्ट मानसून से संबंधित कौन सा क्रॉप है। तो साउथ वेस्ट मानसून का मतलब अगर ये इंडिया हो गया, इधर से मानसून आ रहा है, यानी ये बारिश लेके आएगा, तो पूछ रहा है कि रेनी सीजन में किस फसल को हम बोते हैं, यही क्वेश्चन हो गया। तो रेनी सीजन में जब भी आएगा साउथ वेस्ट मानसून तो खरीफ है, कौन सा है, खरीफ, आप इसको याद रखें। और इसमें कौन सा, जून जुलाई में आप इसको बोते हैं, और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, राइस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, बोला इसमें से कौन सा उदाहरण रबी क्रॉप का नहीं है। रबी क्रॉप का मतलब ये अक्टूबर नवंबर में आप इसको बोते हैं, ठीक है, और मार्च अप्रैल में इसको आप हार्वेस्ट करते हैं। तो देखें वीट कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, पूछ रहा है नॉट एन एग्जाम्पल, तो वीट है रबी क्रॉप, मस्टर्ड भी है, पोटैटो भी है, लेकिन कॉटन नहीं है। तो आपको ये ऑप्शन याद रखना होगा। अभी देखो जो ठंडी का सीजन चल रहा है ना अभी, तो जो ठंडी के समय में जो भी प्लांट्स क्रॉप्स आपको चारों तरफ दिख रहे हैं ना, वो रबी क्रॉप्स है। ये ट्रिक हो गया याद रखने का। एक्चुअली ज्योग्राफी एक व्यवहारिक ज्ञान है, अगर आप आंख खोल के देखें तो आधा तो ऐसे ही याद हो जाए आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वाटरमेलन, बोल रहा है वाटरमेलन किसका एग्जाम्पल है, आप बताएं। रबी क्रॉप, खरीफ, जयाद रबी एंड जयाद खरीफ क्रॉप। इसमें अगर हम बात करें ये किसका क्रॉप है, तो ये हो गया आपका जयाद रबी। रबी होता है जयाद में। देखो अब देखिए, चलो हम आपको एक बार छोटा सा इसको रिवीजन पूरा कंप्लीट ही कर दे रहे हैं आपका। जैसे मान लो अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें, तो रबी क्रॉप्स को हम कब बोते हैं, ये क्वेश्चन होगा यहाँ से। तो हम इसको बोते हैं ना, देखो सोइंग सीजन, देखो सीजन आपको याद होना चाहिए, और मंथ भी, जून और जुलाई में हम इसको बोते हैं, और हार्वेस्ट कब करते हैं, अक्टूबर और नवंबर में। कब हार्वेस्ट करेंगे हम, अक्टूबर और नवंबर में। और इसमें जो क्रॉप्स आप उगाते हो रबी में, रबी सीजन में, जैसे अभी जो हमने चारों तरफ अपने फसल लगाया हुआ है वो आपका रबी क्रॉप्स ही के अंदर आएगा। जैसे हो गया आपका यहाँ पे हो गया वीट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और खरीफ की बात करें तो खरीफ क्रॉप को जब हम उगाते हैं ना, सूख मतलब बोने का समय होता है सितंबर अक्टूबर, याद रखना ये आएगा एग्जाम में, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। और इसको काटते कब आप हैं, मार्च और अप्रैल में, ठीक है ना। और ये खरीफ क्रॉप में आएगा आपका राइस आ जाएगा, राइस हो जाएगा, और मेज, बार्ले, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। डन। जयाद रबी, जयाद रबी क्रॉप्स को जब आप उगाते हो, बेसिकली ये फरवरी मार्च में आप इसको उगा रहे हो, और इसको कट करते हैं कब, अप्रैल और मई में, ठीक है, अप्रैल में। एग्जाम्पल हो गया इसका वाटरमेलन, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, सनफ्लावर, ये सब हो गया। और जयाद खरीफ जो है ना, आप इसको अगस्त सितंबर में आप बोते हो, कब होगे, अगस्त सितंबर में, और इसको हार्वेस्ट आप करते हो कब, दिसंबर जनवरी में, ठीक है, दिसंबर जनवरी में। याद है, इसमें आपका मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हमने पहले ही दे दिया है। तो देख लो भैया, ये एग्जाम में आएगा जरूर, या तो 3 नंबर में, 2 नंबर में ये आएगा। आपको बस उसमें इतना ही याद रखना है कि इसको हम कब बोते हैं, यानी सोविंग सीजन
और कब इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन। हार्वेस्टिंग महीना याद रखना है बस आपको, और फसल का नाम याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। बोला खरीफ क्रॉप नहीं है। ऊपर हमने देखा था फर्स्ट शुगर केन, कॉटन, राइस एंड वीट। तो ये शुगर केन भी है, कॉटन भी है, राइस भी है, लेकिन वीट कौन सा क्रॉप है, ये आपका रबी क्रॉप है, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, क्रॉप्स दैट आर रेज्ड थ्रू आउट द ईयर। बोला है कि वो फसल जो पूरे साल आप उगाते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया कि आप उसको उगा सकते हैं पूरे साल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कौन सा क्रॉप हो जाएगा, जायद क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 22, विच क्रॉप्स लार्जली डोमिनेट्स इंडिया। बोला है कि भारत में सबसे डोमिनेटिंग क्रॉप कौन सा है, तो कैश क्रॉप, फूड क्रॉप, फाइबर और स्पाइसेस। तो भारत के अंदर फूड क्रॉप है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पहले हम लोग फूड अपने खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, जिनके पास जमीन ज़्यादा है वो ग्रो करते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मॉनसून लैंड्स आर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन बिकॉज। यहाँ से क्वेश्चन है कि जो मॉनसून जो जमीन है ना, मतलब कि मॉनसून जमीनों पे बेसिकली हम राइस की खेती करते हैं, यानी उस जगह पे जहाँ पे मॉनसून आता है आप वहाँ पे राइस की खेती करते हैं। इसका कारण पूछ रहा है। फर्स्ट, रेन इन द मॉनसून सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन कैनॉल्स, यानी मॉनसून सीजन में बारिश होना, पानी नहरों में आना, प्रेजेंस ऑफ डेल्टास, स्टरीज एंड फ्लड वैलीज एंड रिवर वैलीज, ऑल ऑफ दिस। यानी ये सारे हो जाएंगे इसका रीजन। ये आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन होगा कि मॉनसून लैंड्स आर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, व्हाई। तो आप ये इसमें से कोई दो रीजन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विथ विच क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेशन एसोसिएटेड। यानी ये देख रहे हैं आप, यहाँ ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। ट्रांसप्लांटेशन में नर्सरीज में पहले सीड उगा लेते हैं और उस नर्सरी से फिर दूर दूर इन सीड्स एक एक करके हम उसको दूर दूर बोते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। और ये किसके साथ संबंधित है, राइस, व्हीट, मेज एंड जूट। तो राइस के साथ संबंधित है, ठीक है। ये आप प्लीज ये सारा जरूर एक बार देख के जाएं, मेरा वीडियो जरूर उसमें कंप्लीट हर फसल को लेकर हमने बनाया है। एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, यानी जो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन में हमने क्या देखा था कि देखो एक जगह से दूसरी जगह, ये जो मान लो ये नर्सरीज हो गई, नर्सरीज में हमने सारा सीड उगा लिया है। यहाँ से अब हम दूर दूर इन सीड्स को दूर दूर प्लांट करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इसका फायदा क्या है, पहला, ओनली हेल्दी प्लांट्स आर पिक्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन। यानी जब आप यहाँ से सीड्स को उखाड़ के यहाँ जब दूर बोने के लिए ले जाते हो तो उसमें जो बेकार सीड होता है ना, आप उसको फेंक देते हैं, सही बात है। सेकंड, वीड्स आर रिमूव्ड। वीड्स का मतलब होता है घास, अनवांटेड ग्रास, अनवांटेड ग्रास, अनवांटेड ग्रास निकल जाते हैं, ये भी सही बात है। देयर इज मोर वेस्टेज ऑफ सीड। बोला है कि क्या वहां पे बहुत ज्यादा सीड की बर्बादी होती है, तो ये गलत है। दिस मेथड गिव्स हायर यील्ड, ये भी सही है। तो बोला है एडवांटेज, विच ऑफ द एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, इसमें ये 3 एडवांटेज हो गए, इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। तो यहां लिख लेंगे, आपका क्वेश्चन यहां चेंज हो जाएगा, डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। यानी डिसएडवांटेज कौन सा हो गया इसमें मतलब कौन सा एडवांटेज नहीं है, देयर इज मोर वेस्टेज ऑफ सीड, ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा। या इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन का कौन सा एडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रांसप्लांटेशन में जो 3 पॉइंट्स हमने कवर किया है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दिस सेंटेंस डज नॉट मैच विद द राइस प्लांटेशन। यानी राइस प्लांटेशन से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। पहला, इट नीड्स कंटिन्यूअस 3 to 5 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर। यानी राइस के धान के खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर तक पानी लगा होना चाहिए, सही बात है। सीड्स आर प्रिपेयर्ड इन नर्सरीज, यानी सीड्स को आप नर्सरी में प्रिपेयर करते हैं, ये भी सही हो गया। थर्ड, राइस इन इंडिया, राइस इज कल्टिवेटेड बाय ड्राई एंड पडल मेथड, ये सही है। जहाँ कम बारिश होती है वहाँ ड्राई मेथड से, और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पडल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जेपोनिका वैरायटी गिव्स पुअर यील्ड, ये गलत हो गया। ये जेपोनिका जो वैरायटी है ना, ये और ज़्यादा पैदावार देती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ये देखें, हम अंदर से सर्च किया है सारे क्वेश्चंस को ताकि कुछ गलत ना हो, कोई छूट ना जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियाज रैंक डैश इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। यानी कि भारत का जो रैंक है ना, वो कौन सा रैंक है राइस के प्रोडक्शन में, तो वो 2nd रैंक है। लेकिन अगर हम वेस्ट इंडिया में बात करें तो वेस्ट बंगाल का 1st रैंक है राइस के प्रोडक्शन में। सबसे ज्यादा राइस कौन प्रोड्यूस करेगा, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 28,
विच फैक्ट इज रॉन्ग अबाउट मिलिंग। मिलिंग का मतलब होता है जैसे धान आप समझ रहे हैं ना, राइस हो गया, इसके ऊपर जो ये पीला पीला होता है ना, इसको निकाल के चावल बाहर निकाल लेते हैं, यही इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, मिलिंग बोलते हो, ठीक है ना। अब इससे संबंधित ये पूछ रहा है सवाल, देखो क्या, इट इज डन टू रिमूव द येलोइश हस्क ऑफ द ग्रेन, हस्क मतलब कवर होता है, तो यस ये भी सही हो गया। इट इज डन बाय मशीन नाउअडेज, अब ये मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, तो हॉलर आ गए हैं, ये भी सही है। पॉलिश राइस इज न्यूट्रिएंट रिच एंड गुड इन ईटिंग, क्वेश्चन ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ है लैक्स न्यूट्रिएंट ड्यू टू एक्सेसिव रबिंग, ये सही है। यानी उसमें जो आप इसकी पॉलिशिंग कर देते हो ना, तो इसको रबिंग कर देने के बाद जो इसका ऊपर का कवर है ना, निकालते वक्त जो इसका न्यूट्रिएंट जो अंदर का लेयर होता है ना, तो 3 ठो वो लेयर जो जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी निकल जाता है, तो ये न्यूट्रिशन इसके अंदर क्या होता है, पॉलिश राइस के अंदर कम हो जाता है, इसलिए हमको पॉलिश राइस को खाना नहीं चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन इसमें गलत है, ये न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होता है, ये न्यूट्रिएंट्स की इसमें क्या होती है, कमी होती है, इट लैक्स न्यूट्रिएंट। ओके, देखने में तो शानदार होगा लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच वीट इज ग्रोन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा वीट हम ग्रो करते हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम डोरम, ट्राइटिकम डोकोकम, नन ऑफ दिस। तो जो हम नॉर्दर्न इंडिया में ग्रो करते हैं ना, वो ट्राइटिकम एस्टिवम है। कौन सा है, ट्राइटिकम एस्टिवम, ये याद रखेंगे आप ऐसे ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, मिलेट्स आर इन हाई डिमांड फॉर फॉरेन, बोला कि जो विदेश के लोग हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ मिलेट्स का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, वहाँ लोग मिलेट्स को ही यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं। उसमें ऐसा क्या है कि लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। अब देखो, जो मोटापा है इसको कम करने के लिए लोग मिलेट्स की तरफ भाग रहे हैं, राइस और वीट को छोड़ के। कारण देखें, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, सही है, आर इजिली डाइजेस्टेबल, सही है, दे कैन ग्रो ऑन द सॉइल विच इज इनफर्टाइल, यानी जो सॉइल जो इनफर्टाइल होता है, यानी इसमें आप ड्राई फार्मिंग भी कर सकते हैं और इसको आप उस सॉइल पे ग्रो कर सकते हैं जो कम फर्टाइल है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारी खूबियां हैं इसके अंदर, ठीक है, इसीलिए इसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 16, बाजरा इज यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि जो बाजरा है ना, वो कौन सा क्रॉप है या उससे संबंधित बातें देखें। बाजरा इज ए खरीफ क्रॉप, ठीक है, ये भी सही हो गया। आगे बढ़ रहे हैं, इट यूज्ड एज ए स्टेपल फूड, खरीफ क्रॉप है, एज ए स्टेपल फूड इस्तेमाल करते हैं इन नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात, ये भी सही है। इसको क्या बोलते हैं आप, सीरियल्स को क्या बोलते हैं, ग्रेन्स ऑफ पुअर बोलते हैं ना, ग्रेन्स ऑफ पुअर, क्योंकि पुअर सोसाइटी के लोग इसको खाते थे पहले, अब तो बहुत धनी धनी लोग ही इसी को खा रहे हैं। इट इज सुइटेबल इवन इन द प्लेस विथ लो रेनफॉल, यानी जो कम बारिश होती है ना, उस जगह भी ये ग्रो कर जाता है। और लास्ट है ऑल इज ट्रू, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो बाजरा से संबंधित जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछ सकता है उसको हमने एक ही जगह दे दिया, अब तीनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स, पल्स बोला है सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो पल्स देखें आप, याद रखो, पल्स किस लिए हम खाते हैं, प्रोटीन्स के लिए। पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, आप याद रखना, पी वर्ड यहाँ भी है, पी वर्ड यहाँ भी है। अब महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो 31 है ना, ये सही है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पल्सेस की खेती होती है, ठीक है। 32, पल्सेस आर रिच इन, बोला है कि पल्स सबसे ज्यादा किस में रिच होते हैं, तो प्रोटीन में, अभी हमने बताया। इन शुगर केन, यानी बोला है कि जो शुगर केन है ना, वो शुगर कहाँ स्टोर होता है, उसके फर्स्ट रूट्स में, फ्रूट्स में, लीव्स में और स्टेम में, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, स्टेम्स में, वही तो आपको मीठा लगता है इसीलिए आप स्टेम्स को ही खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द क्रॉप इज ग्रोन फॉर सेल एंड नॉट ओनली फॉर यूज्ड इन द फैमिली, यानी इज नॉट अ कैश क्रॉप, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें कैश क्रॉप कौन सा नहीं है, शुगर केन है, टी भी है, रबर भी है, लेकिन राइस नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दिस मेथड इज नॉट एसोसिएटेड विथ शुगर केन, यानी शुगर केन के बोने से कौन सा प्रोसेस संबंधित नहीं है। सेट मेथड, देखें सेट मेथड में क्या करते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है ना, तो इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं, जैसे ये देखो ये सेट्स हैं, अब इसको आप बो देते हैं, तो सही है। रटूनिंग, रटूनिंग में आप प्लांट्स को बिल्कुल जड़ के पास से कट कर देते हैं और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसमें से नया प्लांट निकल जाए और समय बचता है, खाद बचता है, पैसा बचता है, ये क्या हो गया, रटूनिंग। सीड्स, बोला कि सीड्स का इस्तेमाल करते हैं आप शुगर केन में, तो हाँ सीड्स का इस्तेमाल होता है। और लास्ट है ट्रांसप्लांटेशन, तो ये गलत हो गया, ट्रांसप्लांटेशन आप किस में यूज करते हैं, राइस में। तो
36 द डिसएडवांटेज ऑफ रटून, यानी रटूनिंग का जो नुकसान है वो क्या है। पहला इसमें इट इज देर इज मोर रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिसीज, यानी जो रटून्स, जो नीचे का जो छोटा सा डंठल जो हमने कट करके छोड़ दिया है, इसको रटून्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब इन पे जल्दी बीमारी लग जाएगा, तो बात सही है, ये सही है। इट सेव्स लेबर, हाँ मान लो कि अब यहीं से है तो अभी दोबारा इसको बोने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से अगर ये दोबारा निकल गया तो लेबर बचा रहा है ना, ये पहले मैच्योर हो जाता है, ये भी सही बात है। एंड इट इज़ चीप मेथड, ये भी सही है। तो बोला कि डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि जो रटून्स होते हैं ना, इसमें बीमारी और पेस्ट्स लग जाते हैं, ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज। आगे देखें, शुगर केन इंडस्ट्री इज माइग्रेटिंग टुवर्ड द साउथ, यानी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ जो शुगर इंडस्ट्रीज है ना वो माइग्रेट कर रही है। इसका कारण क्या है, फर्स्ट बिकॉज ऑफ फेवरेबल मेराइन क्लाइमेट, सही है। लॉन्गर क्रॉसिंग सीजन, हाँ वहाँ लॉन्गर क्रॉसिंग सीजन मिलता है, हमारे यहाँ तो 1 महीने में ही सब काट पीट लेना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है। फार्म्स आर नियर एंड कैन रीच इन 24 आवर्स, यानी जो वहाँ जो शुगर मिल्स है ना वो जो प्लॉट है उससे पास में ही होते हैं, ताकि वहाँ जल्दी हम 24 घंटे के अंदर अपने शुगर केन को पहुँचा दें, ताकि इसका इवोपोरेशन ना हो। इवोपोरेशन नहीं होगा तो उसका वजन नहीं कम होगा, जिससे किसान को फायदा होगा, वरना सूखेगा तो किसान को वजन का ही पैसा मिल रहा है ना, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑयल केक, बोला कि ऑयल केक क्या है, इट इज यूज एज फॉडर टू एनिमल, यानी जो मस्टर्ड जब उसमें से आप ऑयल निकाल लेते हैं ना तो उसका रेसिड्यू है, रेसिड्यू ऑफ मस्टर्ड, किसका ये है, मस्टर्ड का रेसिड्यू है, और इसको जानवरों को खिलाया जाता है, सही। हाँ पंजाब में इसको खाद की तरह राइस के खेत में फेंक देते हैं ताकि सल्फर का सोर्स होता है, सल्फर देता रहता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मस्टर्ड, हाँ सही है, ऑल ऑफ दिस, तो ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, सबसे ज्यादा ग्राउंड नट कहाँ मिलता है, देखो जी फॉर ग्राउंड नट, जी फॉर गुजरात, ये याद रखना आता है एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा इसका, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होगा। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन पूछ रहा है कौन सा है, तो आपका सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन यहाँ मस्टर्ड, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स नहीं है, सोयाबीन ही है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं सोयाबीन से, वो हमने कवर कर लिया है। 42, ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स सीड, ठीक है ना, बोला कौन सा ऑयल निकलता है, तो इसमें से निकलेगा आपका ऑयल जो निकलेगा वो निकलेगा आपका लिनसीड्स, यानी बोलते हैं इसको, या फ्लैक्स सीड्स ऑयल बोलेंगे, ठीक है ना, दोनों वर्ड्स कॉमन है, यहाँ से निकलते हैं इनका ही, फ्लैक्स सीड्स से ना फ्लैक्स सीड्स ऑयल निकलेगा या लिनसीड्स ऑयल, दोनों वर्ड में ऑप्शन में जो भी दिया हो आप उसको सही मानेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, शुगर केन इज एन डैश एग्जॉस्टिंग क्रॉप, यानी किस चीज को बहुत तेजी से खर्च करता है, सॉइल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, तो सबसे ज्यादा तेजी से किसको खर्च करता है, सॉइल को, इसलिए NPK और मैन्योर इसमें बार बार दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिनिंग से एसोसिएटेड, ये खास है, ये बार बार पूछता है किसी न किसी फॉर्म में। गिनिंग इज एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप, बोला है कि गिनिंग किस क्रॉप से संबंधित है, जूट से, कॉटन से, टी से या कॉफी से, तो राइट ऑप्शन हो गया आपका कॉटन। गिनिंग में क्या करते हैं, जो कॉटन है, हमने वीडियो बनाया है पूरा डिटेल में देखिएगा आप उसको, जो मतलब कि जो रेशे होते हैं पतले पतले कॉटन के, उसके अंदर सीड्स होता है, तो इन सीड्स को अलग करने की प्रक्रिया ही गिनिंग है। कॉटन इज अ डैश क्रॉप, बोला कि कॉटन रबी है, जयाद है, खरीफ है, कौन सा क्रॉप है, तो ये आपका खरीफ क्रॉप हो गया, ठीक है। हर फसल से हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम के लिए वो सारा उठाया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 46, विच कंडीशन इज नॉट नीडेड फॉर द कॉटन प्लांट्स एबव, मतलब कि कौन सा इसमें ऐसा कंडीशन है जिसकी प्लांट्स को जरूरत नहीं है। पहला, एबव 26 डिग्री सेल्सियस फॉर बस्टिंग ऑफ द कॉटन बॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर 26 डिग्री सेल्सियस से प्लस तापमान नहीं हुआ तो जो कॉटन बॉल्स है ना वो नहीं फटेंगे, तो कॉटन बाहर नहीं आएंगे तो सड़ जाएगा, नुकसान होता है। 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है। रेन ड्यूरिंग हार्वेस्ट, यानी जब ये ऐसे मान लो पक चुका है, फट चुका है कॉटन, तो इस वक्त बारिश की जरूरत नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही, बारिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में अगर बारिश हो गई तो कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा और ये पूरा सड़ जाएगा, इसमें कीड़े लग जाते हैं।
वेल ड्रेन्ड सॉइल, हाँ ब्लैक सॉइल, इसकी जरूरत है। तो पूछा किसकी जरूरत नहीं है, तो जब हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, यानी जब पक गया होता है कॉटन, तो उस वक्त रेन की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज एन इंफीरियर सब्सटीट्यूट फॉर जूट। बोला है कि एक इंफीरियर है लेकिन वो जूट का सब्सटीट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो व्हाइट जूट, टोसा, मेस्टा एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका मेस्टा। मेस्टा इज एन इंफीरियर सब्सटीट्यूट फॉर द जूट, आपको ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। बोला है कि सबसे ज्यादा जूट कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है भारत में, तो हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड ओडिशा। तो सही ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल। रेटिंग क्या है, रेटिंग इज डन विथ, यानी रेटिंग देखो ये बगल में आप देखो डायग्राम, ये डायग्राम में देखें आप, यहाँ पे रेटिंग कर रहे हैं लोग। रेटिंग में क्या होता है ना कि जो कॉटन होता है, सॉरी जो जूट होता है ना, जूट को आप बांध के लेके आएंगे खेतों में, देखो ये बांध के लेके आए हैं, ठीक है ना, डंठल उसका पूरा, और इसको जब ये हरा होता है ना तो इस पानी के अंदर उसको फेंक देंगे। मान लो ये, चलो ये हमने बना दिया, बांध के फेंक दिया, अब इसके ऊपर का सेलुलोज वगैरह सब सड़ता है और ये महकने लगता है, तो इसी प्रक्रिया को हम रेटिंग बोलते हैं। इससे होता क्या है कि सेलुलोज सड़ जाएगा और जो जूट है इसके अंदर जो पतले पतले रेशे होते हैं ना, उनको बाहर निकाल लिया जाता है। देखो ये बगल में ये रेशा निकाल के रखा गया है इधर, और ये आपके लकड़ियां हैं जो सुखाई जा रही हैं। रेटिंग इस पानी के अंदर सड़ाने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं, और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें हो जाएगा, बी, दैट इज जूट। आई होप आपको समझ में आया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। बोला भारत में सबसे ज्यादा चाय कौन सा स्टेट पैदा करता है, तो असम। क्वेश्चन नंबर 51, द कॉटन प्लांट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। बोला है कि सबसे ज्यादा कॉटन प्लांट किसको सेंसिटिव होता है, वो अभी इतना सेंसिटिव है उसके प्रति कि वो इसको मार या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है इस प्लांट को। तो तापमान, टेम्परेचर, रेनफॉल, फ्रॉस्ट एंड ह्यूमिडिटी। तो फ्रॉस्ट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है कौन सा प्लांट, कॉटन प्लांट। ये इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ओके। नंबर 52, विच सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। यानी बोलते हैं कि कौन सा सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल है, तो इसमें हो गया आपका ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल को ही बोलते हैं कॉटन सॉइल भी। तो ये दोनों आप इसे याद रखेंगे, कौन सा हो गया आपका ब्लैक सॉइल। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, यानी ये अगला क्वेश्चन देखें, बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिंट्स फ्रॉम द कॉटन सीड बाय द प्रोसेस इज नोन एज, यानी जो कॉटन का लिंट होता है उसको जो सेपरेट करते हैं ना हम इसको सीड, कॉटन सीड से, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है गिनिंग। क्या बोलते हैं, गिनिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है 54, विच देखो प्रोसेस सॉफ्टन द आउटर बार्क ऑफ जूट एंड फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ द फाइबर। यही रेटिंग का डेफिनेशन हो गया आपका, ठीक है ना, ठीक है। कौन सा हो गया आपका रेटिंग का डेफिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, टी डेवलप्स मोर विगरसली। बोला है कि जो पेड़ है, चाय है ना, वो और तेजी से कब ग्रो करता है और कब ग्रो नहीं करेगा। तो ये अगला क्वेश्चन हो गया। यानी देखें सनशाइन में, धूप में, देखो सबसे खास बात तो है कि जो टी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि सबसे तेजी से बढ़ता है कब, लाइट शेड में, यानी ये छांव में ग्रो करता है, इसीलिए हम उसमें ओक या जैक फ्रूट, कटहल वगैरह का पेड़ लगा देते हैं। और अगर बारिश नहीं हुई तो ये प्लांट सूख भी जाएगा, और बहुत ज्यादा बारिश हुई तो भी ये प्लांट सूख जाएगा। यानी ये नौटंकी वाला प्लांट है, कौन सा, टी वाला। इसकी औकात नहीं है कि अगर थोड़ा भी पानी जड़ में लग जाए तो उसको बर्दाश्त कर ले, लेकिन पानी चाहिए 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल, तो ड्रामाई तो हुआ। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका 55। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ ट्री श्रब इन नर्सरीज फ्रॉम कटिंग ऑफ हायर यील्ड वैरायटी। यानी जो आप मान लो कि जैसे आप अगर रोज का प्लांट ले रहे हो तो आपको पता चल गया कि ये रोज बहुत बेस्ट क्वालिटी का, बहुत बड़ा बड़ा फूल आ रहा है, खुशबू भी अच्छी है, तो आप क्या करते हैं, उस प्लांट से उसका एक डंठल काट लेंगे और उसको फिर दूसरी जगह लगा देंगे, ऐसे नया प्लांट बना लेते हो। तो ऐसा ही प्रोसेस जब टी में हम, जब टी का जो बेस्ट क्वालिटी है उसका डंठल कट करके जो लगाते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, यही पूछ रहा है। तो क्लोनल सैपलिंग, क्लोनल प्लांटेशन, क्लोनल कटिंग, क्लोनल ट्रिमिंग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्लोनल प्लांटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्मेंटेशन इज डन। अब बोला है कि फर्मेंटेशन चाय वगैरह में क्यों किया जाता है। फर्मेंटेशन, पहला सवाल, ऐड फ्लेवर, यानी उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए। डिक्रीज द टैनिक एसिड कंटेंट, यानी टैनिक एसिड जो होता है उसको घटाने के लिए, उसका मात्रा अमाउंट घटाने के लिए करते हैं। थर्ड, इंक्रीज, उसको बढ़ाने के लिए टैनिक एसिड को, या उसमें खुशबू ऐड करने के लिए। तो भैया देखो आप इसको करते हैं डिक्रीज द टैनिक एसिड कंटेंट, यानी फर्मेंटेशन हम करते हैं ताकि जो टैनिक एसिड है ना उसकी मात्रा कम हो जाए और
टैनिक एसिड ही हार्मफुल प्रोडक्ट होता है किसके अंदर, चाय के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा सबसे ज़्यादा टैनिक एसिड किस में होता है, तो ग्रीन टी में होगा, ठीक है ना, इसीलिए उसको बिना दूध के साथ लिया जाता है। इन सारे डिटेल जानकारी हमने वीडियोस में दिया है, आप जरूर देखें इसको। 58 क्वेश्चन, विच वैरायटी ऑफ टी इज कंज्यूम्ड इन रसिया एंड तिब्बत, बोला कि सबसे कौन सा वो चाय है जिसको रसिया और तिब्बत में आप यूज करते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो वो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 58 का हो गया आपका ओलोंग टी। कौन सा टी, नहीं सॉरी ये होगा ब्रिक टी, कौन सा हो गया ये, ब्रिक टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, यानी भारत में सबसे ज्यादा टी कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो हो गया तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और आसाम। तो इसमें सबसे ज्यादा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसीलिए हमने इसको ले लिया है, ठीक है। आप नाउ क्वेश्चन नंबर 60, विच इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉफी, सबसे अच्छा जो ये कॉफी रोबस्टा हो गया, कॉफी लिबरिका, कॉफी अरेबिका, इनमें से सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है, तो आपकी कॉफी अरेबिका है, ये याद रखना है आपको, वन वर्ड या किसी फॉर्म में पूछेगा। 61, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, बोला है कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां प्रोड्यूस किया जाता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और असम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन ए है कर्नाटका, यहां सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है, कौन सा स्टेट, कर्नाटका। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, ट्रेडिशनल कॉफी, देखो 3 स्टेट्स को हमने कॉफी ट्रेडिशनल कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बोलते हैं, उनमें से एक नहीं है, आपको बताना है कौन सा है। जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो देखो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये जो तीनों स्टेट्स हैं ना, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, इनको आप बोलते हो क्या, नॉन ट्रेडिशनल कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है ना, ट्रेडिशनल बोलते हैं। लेकिन बोला है कि नॉन कौन सा है इसमें, तो आंध्र प्रदेश, ये सही ऑप्शन हो गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, ब्लेंडिंग, बोला है कि जो ब्लेंडिंग है ना, टी और कॉफी के केस में ये ऐसा होता है कि जो ब्लेंडर्स होते हैं वो ब्लेंडिंग से पूछ रहा है कि क्यों किया जाता है, ब्लेंडर्स का क्या काम है। ब्लेंडर्स का काम होता है कि जो टी हो गया या कॉफी के जो बेरीज हो गए या ग्रेन्स हो गए या हस्क जो भी है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीटअप करके उसके अंदर कुछ खास खुशबू देना। यानी ब्लेंडिंग क्यों की जाती है, ब्लेंडिंग ब्लेंडर्स द्वारा की जाती है। कौन करते हैं इसको, स्पेशल ब्लेंडर्स करते हैं, और ये एक स्पेशल खुशबू देते हैं उसको, ठीक है। ये बोला किससे संबंधित है, जूट से नहीं, कॉटन से नहीं, टी एंड कॉफी से हाँ, राइस से नहीं। तो ये टी एंड कॉफी से संबंधित है और इसका काम होता है, उसमें देखो हर ब्रांड, चाहे लिप्टन हो गया, टाटा टी, अलग अलग जो टी है ना, उनकी खुशबू देखेंगे आप अलग होती है, वो ये ब्लेंडर्स का ही देन होता है। तो ये खास हो गया, और ये पूरा क्वेश्चन हो गया 63 जो हमने एग्रीकल्चर चैप्टर से कंप्लीट किया। प्लीज़ आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इस वीडियो से, और एग्रीकल्चर से जो भी MCQ आए आपका एग्जाम में न छूटे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।